So welcome everyone in the new session of class 9. I am your biology teacher. I am going to complete the next session of your fundamental unit of life. Fundamental unit of life के हमने 2 सेक्शंस देख चुके हैं, ठीक है। और आज हमें पढ़ना है न्यूक्लियस। तो उस चैप्टर से हमें क्या पढ़ना है आज? न्यूक्लियस पढ़ना है, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में जानना है कि न्यूक्लियस क्या है और कैसे ये अपीयर होता है सेल में, ये सारी बातें आज हम पूरा न्यूक्लियस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थोड़ा सा फिर रिवीजन देख लेते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने क्या किया था? वेट रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ाई की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल क्या होता है? एक ऐसी लेयर जो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्लांट्स में प्रेजेंट होती है और वो प्लांट में प्रेजेंट होती है, प्लांट को थिकनेस स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देती है जिससे कि प्लांट की स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है, ठीक है। और वो फुली परमेएबल मेम्ब्रेन होती है जो किस चीज की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल पाई जाती है बट एनिमल्स में टोटली एब्सेंट होती है, ठीक है। प्लांट्स के अलावा वो कौन-कौन से ऑर्गेनिज्म है जहां पे सेल वॉल होती है? तो जस्ट लाइक फंजाई, ठीक है, जस्ट लाइक सम एलगीज एंड आल्सो बैक्टीरिया, ठीक है। सबका कॉम्पोजिशन अलग था। जैसे कि प्लांट्स में सेलुलोज की सेल वॉल थी, फंजाई में कार्टिलेजियस, एल्गी में गैलेटिन्स, मैनन्स, कैल्शियम कार्बोनेट और बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। और सेल वॉल कहां पे लोकेट होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर। ये अगर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो सेल वॉल हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, सेल वॉल। तो दिस इज व्हाट अबाउट द सेल वॉल। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेल वॉल के बाद वाला टॉपिक है दैट इज न्यूक्लियस, ठीक है। तो आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल होता है हमारे पूरे सेल में, ठीक है। इसके बारे में बताऊं तो इसको किसने डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, है ना। रॉबर्ट ब्राउन ने पहले बार न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवर की थी, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने पहली बार न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवरी की थी इन द ईयर 1831। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, ठीक है। न्यूक्लियस को हम जनरली क्या बोलते हैं? जैसे हमारी बॉडी में होता है हमारा ब्रेन सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, वैसे ही न्यूक्लियस होता है एक सेल के अंदर जो सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। सेल में कब प्रोटीन की जरूरत है, कब उसमें रेस्पिरेशन होगा, व्हाटएवर, कब उसमें डाइजेशन होगा, किस चीज की डिमांड है, किस चीज का फॉर्मेशन होगा, ये सारी बातें कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। इसीलिए इसको कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। इसी वजह से इसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल बिकॉज इट controls the all activity of the cell, ठीक है। सेल की सारी एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? इसी वजह से इसको कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? थोड़ा ये देख लेते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो कहाँ पे लोकेट होता है। तो न्यूक्लियस हमारा प्रेजेंट होता है सारे प्लांट्स में, ठीक है। सारे प्लांट्स में न्यूक्लियस होगा, सारे एनिमल्स में, ठीक है, सारी बॉडीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट, प्रोकैरियोट जैसे टर्म्स भी हमें अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये प्लांट में जो है पेरिफेरी एरिया में होगा, पेरिफेरी एरिया, ठीक है, मतलब कि साइड में प्रेजेंट होता है। और एनिमल्स में ये सेल के सेंटर पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने ये एक सेल बनाया है और ये एक सेल बनाया है, ठीक है, ये दोनों हमारे क्या है? सेल, और ये है न्यूक्लियस, ठीक है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि ये एक सेल है, ये एक न्यूक्लियस है और ये इसका सेकंड सेल, सेकंड न्यूक्लियस, तो इसमें से अगर हमको डिफाइन करना हो कि कौन सा प्लांट सेल और कौन सा एनिमल सेल, तो हम सीरियसली बता सकते हैं कि ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस हमारा सेंटर पे हो उसे हम बोलते हैं एनिमल सेल, और ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस हमारा साइड में प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा
स्ट्रक्चर देख करके सेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स। फिर ये अपीयर डार्कर इन द माइक्रोस्कोप। जब माइक्रोस्कोप में पहली बार न्यूक्लियस को देखा गया था ना, तो हमने क्या देखा था कि जो हमारा सेल है, जो हमारी सेल है, जब माइक्रोस्कोप में सेल की डिस्कवरी चल रही थी उस टाइम पे जब हमने न्यूक्लियस को देखा तो क्या हुआ, सेल सब जगह पे लाइट कलर में अपीयर हो रही थी, लेकिन जिस जगह पे हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट था उस एरिया में थोड़ा डार्क कलर अपीयर हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस वाली एरिया में थोड़ी सी डार्कर अपीयर हो रही थी और बाकी सारी एरिया लाइट कलर में अपीयर हो रही थी। ये सारी एरिया लाइट कलर की थी। ठीक है, और ये जो सेंटर वाला एरिया था जहाँ पे न्यूक्लियस लोकेट होता था वो डार्क कलर में अपीयर होता था। ठीक है, और उसके बाद फिर ये डबल लेयर होता है। डबल लेयर कहने का क्या मतलब है, डबल लेयर कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, ठीक है, जैसे हमारे सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, अभी हम सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे कि सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं। ऐसे छोटे-छोटे स्ट्रक्चर जो हमारे सेल में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो जो कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सपोज जैसे कि ये एक सेल ऑर्गेनल है वैक्यूल, ठीक है, और भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ना, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही न्यूक्लियस भी एक तरीके का सेल ऑर्गेनल है जो हमारे सेल के सेंटर पे लोकेट होता है। ठीक है, सेंटर पे लोकेट होता है और ये डबल लेयर्ड होता है, मतलब कि ये दो लेयर से कवर्ड होगा। सपोज अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये अगर हमारे सेल का न्यूक्लियस है तो इसके अराउंड दो लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अराउंड दो लेयर ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, दो लेयर ऐसे प्रेजेंट रहती है, क्यों, ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो न्यूक्लियस के अराउंड ये दो लेयर प्रेजेंट होती है, किस पर्पस के लिए, फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड दो लेयर्स होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसीलिए इसको बोला जाता है ये डबल लेयर्ड होता है। फिर यहाँ पे बोला है कि पोर्स ऑन द मेम्ब्रेन। पोर्स का मतलब होता है छोटे-छोटे से होल्स। ठीक है, लिटिल या टीनी होल्स। पोर्स का मतलब होता है लिटिल या फिर टीनी होल्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो मेम्ब्रेन है हमारे न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पे छोटे-छोटे टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। टीनी पोर्स कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे छोटे-छोटे से होल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें से क्या करेगा न्यूक्लियस, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करता है। छोटे-छोटे से ऐसे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इन पोर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। इन पोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है, इसे बोला जाता है न्यूक्लियर पोर। ठीक है, तो ऐसे केवल एक जगह पे नहीं होता, ऐसे ही सारे सेल के हर एक लेयर पे ऐसे छोटे-छोटे पोर्स रहते हैं, जिसमें से क्या है कि जब भी न्यूक्लियस को किसी चीज की जरूरत होती है तो वो साइटोप्लाज्म में से इन्हीं पोर्स के थ्रू मटेरियल्स की एंट्री कराता है, और जिस चीज की जरूरत साइटोप्लाज्म को होती है न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस इसी के थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस वो किसमें हेल्प करते हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, या फिर हम कह सकते हैं हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर न्यूक्लियस के बारे में नेक्स्ट क्या है कि न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है। न्यूक्लियस क्या है, एक ऐसा सेल ऑर्गेनल जो हमारे बॉडी के जेनेटिक मटेरियल को कंट्रोल करता है या फिर कंटेन करता है। ठीक है, हमारा जेनेटिक मटेरियल यूजुअली क्या होता है, अगर हम बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल यूजुअली क्या है, इट इज नथिंग, ये क्या है, एक ऐसा मटेरियल जो रिप्रोडक्शन के टाइम पे वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है। फ्रॉम इट इज द इंफॉर्मेशन, it is the information, it is the information passes through parent to progeny। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो पेरेंट टू प्रोजेनी में पास होता है एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो भी इंफॉर्मेशन पेरेंट से प्रोजेनी में जाती है उसे बोला जाता है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो दो टाइप का होता है,
एसिड, ठीक है, और आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये है हमारा डीएनए और ये है हमारा आरएनए, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए क्या है, ये हमारे जेनेटिक मटेरियल, ये दो टाइप के जेनेटिक मटेरियल्स हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम की बात करते हैं तो क्रोमोसोम एक नया टर्म हमें दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो हमारा डीएनए होता है वो कंडेंस होता है। डीएनए को अगर हम ऐसे ही न्यूक्लियस में देखेंगे या सेल में देखेंगे तो वो हमको क्या ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आती है, ठीक है। लिटिल लिटिल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे ऐसे बिखरा हुआ, ऐसे उलझा हुआ एकदम से दिखेगा न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो बाद में क्या होता है, जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है या सेल डिवीजन का टाइम आता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये क्रोमोसोम हमें दिखाई देता है। क्रोमोसोम नॉर्मली सेल में जब सेल ग्रो कर रही है तब क्रोमोसोम अपीयर नहीं होगा, क्रोमोसोम तभी अपीयर होगा एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। जब सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड करने वाली होती है, सेल डिवीजन का मतलब एक सिंगल सेल डिवाइड होकर के टू डॉटर सेल में बनने वाली होती है, उस टाइम पे हमको क्रोमोसोम अपीयर होता है, ठीक है। कैसे अपीयर होगा, सपोज ये हमारा डीएनए है, ठीक है, ये हमारा डीएनए मटेरियल है, ये हमारा डीएनए मटेरियल है। अब क्या होगा कि जो डीएनए है वो जब सेल डिवाइड करने वाली होती है ना, तो हमको क्या करना होता है कि सारे जो सेल का इसमें जो भी पार्ट है सेल के अंदर, जो पेरेंट सेल है वो जो भी कुछ कंटेन की होती है सब चीज का रेप्लिकेशन करती है ताकि दोनों जो न्यू सेल बनने वाली है दोनों को इक्वल पार्ट में सारे मटेरियल्स प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। तो जब सेल डिवाइड करने वाली होती है तो यहाँ पे क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन ऑफ ऑल द मटेरियल्स, जितना भी मटेरियल पेरेंट सेल में है उन सारे मटेरियल्स का रेप्लिकेशन होगा, सबका पेयर बनाया जाएगा और एक पार्ट एक डॉटर सेल को, दूसरा पार्ट दोनों डॉटर, ताकि दोनों डॉटर सेल को इक्वल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो, ठीक है। तो ये डीएनए ना उस टाइम पे क्या होता है, कंडेंस होता है। ऐसे हम किसी भी चीज को, उलझी हुई चीज को ऐसे तो बांट सकते नहीं है, ठीक है। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे, मतलब इसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में बनाएंगे और उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे टू डॉटर सेल में, इसको प्रोवाइड करेंगे। तो जब डीएनए कंडेंस होता है, ठीक है, तो एक नया स्ट्रक्चर बनाता है। डीएनए का होगा कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब डीएनए को एक प्रॉपर शेप मिलेगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलेगा और प्रॉपर डिस्क्रीट यूनिट मिल जाएगी, ठीक है। तो डीएनए फिर दूसरे नाम में जाना जाएगा आफ्टर कंडेंसेशन, डीएनए कॉल्ड क्रोमोसोम, ठीक है। जब कंडेंसेशन हो जाता है तब डीएनए को ही हम क्रोमोसोम बोल देते हैं। अभी सपोज डीएनए हमारा ऐसे भरा हुआ है, ऐसे दिख रहा था, ठीक है, लेकिन जब इसमें कंडेंसेशन हो जाएगी तो ये फिर कैसा होगा, आफ्टर कंडेंसेशन, ठीक है, यहाँ पे क्या हुई कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन हो गया तो फिर ये डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में अपीयर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये डीएनए ही कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बनाता है। डीएनए अभी है, जब ये कंडेंसेशन हो गया इसका तो ये बन गया हमारा क्रोमोसोम, ठीक है। अब इसको हम डीएनए नहीं, अब इसको क्रोमोसोम बोलेंगे। कंडेंसेशन हो रहा है, डीएनए उलझा हुआ है एकदम टैंगल, और उसकी डीटैंगलिंग करके उसको एक प्रॉपर शेप मिल रहा है, वो किसकी वजह से, एक प्रोटीन की वजह से, ड्यू टू द प्रोटीन, ठीक है। कंडेंसेशन किसकी वजह से होता है, एक प्रोटीन की वजह से, और उस प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। जो भी कंडेंसेशन हो रहा है वो हिस्टोन प्रोटीन की वजह से हो रहा है। डीएनए में हम पहले जब हिस्टोन प्रोटीन मिक्स करते हैं, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन मिक्स किए तो वो बनेगा थोड़ा सा, पहले डायरेक्ट तो ऐसे स्ट्रक्चर में आ नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा सुलझेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। सपोज ये है हमारा डीएनए जो एकदम से उलझा हुआ है, ठीक है, दिस इज आवर डीएनए, और इसमें हमने ऐड कर दिया, ठीक है, ये है हमारा डीएनए और इसमें हमने ऐड किया है हिस्टोन प्रोटीन। इसमें जैसे ही हिस्टोन प्रोटीन हमने ऐड किया तो ये थोड़ा सा प्रॉपर स्ट्रक्चर में बनना स्टार्ट होगा, थोड़ा अच्छा स्ट्रक्चर होगा, और वो स्ट्रक्चर बन के निकलेगा ऐसा कुछ, थोड़ा सा ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में हमको अपीयर होने लगेगा ऐसा, ठीक है। ऐसा
अपीयर होने लगेगा। पहले उलझा हुआ था और अब ये एकदम स्ट्रेट है, हमको थ्रेड जैसा अपीयर होगा। ठीक है, ये कैसा अपीयर हो रहा है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में अपीयर होगा। ठीक है, और जब इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में हम और ज्यादा हिस्टोन प्रोटीन ऐड करते हैं, ठीक है, और ज्यादा हिस्टोन प्रोटीन ऐड करेंगे तो ये फुल्ली कंडेंस हो जाएगा और इसका फुल्ली कंडेंस फॉर्म क्या कहलाता है? क्रोमोसोम। ठीक है, जब ये फुल्ली कंडेंस हो जाएगा तब ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब ये बन गया हमारा क्रोमोसोम। ठीक है, जब क्रोमोसोम हमारा बन जाता है तो ये हो जाता है कंडेंसेशन ऑफ डीएनए कंप्लीट। ठीक है, तो ये क्या हमने पढ़ा? कंडेंसेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए का कंडेंसेशन कैसे होता है ये हमने समझ लिया कि पहले डीएनए हमारा एकदम से टैंगल्ड है। टैंगल्ड का मतलब होता है उलझा हुआ। ठीक है, एकदम से टैंगल्ड है, इसका थोड़ा सा कंडेंसेशन होगा जब हम इसमें ऐड करेंगे हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन क्या है? एक तरीके का प्रोटीन है। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। जब ये प्रोटीन ऐड हुआ डीएनए में तो ये थोड़ा सा कंडेंस हुआ, मतलब इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी चेंज हुई और ये बन गया हमारा क्रोमैटिन। ठीक है, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमैटिन, इसको बोला जाता है क्रोमैटिन। और जब क्रोमैटिन में हमने और ज्यादा हिस्टोन प्रोटीन ऐड किया तो ये और भी कंडेंस हो गया और अब कंडेंस होकर के क्या बनाया इसने? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम इज द कंडेंस्ड फॉर्म, हाईली कंडेंस्ड। ठीक है, क्रोमोसोम क्या है? हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, हाईली कंडेंस्ड structure of DNA, highly condensed structure of DNA is called chromatin। ठीक है, तो ये है हमारा DNA से बना क्रोमैटिन जो कि थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और फिर उसको कंडेंस किया तो बन गया हमारा क्रोमोसोम। ठीक है, ये हमने कंप्लीट किया। फिर उसके बाद क्या है कि जीन एक टर्म आता है ना? जीन एक टर्म आता है। जीन क्या होता है? जीन के बारे में बताओ तो स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए जो होता है हमारा, जो ऐसा डबल हेलिक्स के फॉर्म में अपीयर होता है ना, ऐसे ही होता है डीएनए, है ना? जब इसको वाटसन ने एक्सप्लेन कर दिया था तो उस तरीके से उसका मॉडल बना था जिसको बोला जाता है डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, तो जब डीएनए हम देखते हैं तो हमको डीएनए ऐसा दिखता है। डीएनए ना छोटी-छोटी स्मॉल यूनिट से मिलकर के बना है। जैसे हमारी पूरी बॉडी छोटे-छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बनी है, वो पार्टिकल क्या कहलाता है? सेल, है ना? छोटी-छोटी सेल को मिलाकर के टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर जाकर के ऑर्गेनिज्म। उसी तरीके से डीएनए भी छोटी-छोटी यूनिट्स को मिलाकर के बना है और उस छोटी सी यूनिट को क्या बोलते हैं? जैसे ये सपोज डीएनए की छोटी सी यूनिट है, ठीक है, और उसी छोटी सी यूनिट को हम बोलते हैं जीन। छोटी-छोटी यूनिट्स को मिला करके हमारा डीएनए बना है और उस यूनिट को क्या बोलते हैं? जीन को। ठीक है, तो जैसे एक ह्यूमन बॉडी बनी है, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी है छोटी-छोटी सेल्स को कंबाइन करके, वैसे ही डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर छोटे-छोटे जीन्स को कंबाइन करके बना होता है। तो जीन को हम डिफाइन करते हैं इन द टर्म इट इज द smallest segment of DNA। DNA का सबसे स्मॉलेस्ट सेगमेंट इज कॉल्ड जीन। तो सबसे पहले जीन बना, ठीक है, उसको कंबाइन करके हमारा डीएनए बना, बहुत सारे डीएनए को कंडेंस करके फिर हमारा क्रोमैटिन, क्रोमैटिन से फिर क्रोमोसोम। ठीक है, और फिर जब दो डॉटर सेल डिवाइड होगी तो दोनों डॉटर सेल को क्रोमोसोम सेंड कर दिया जाएगा, दोनों इक्वल इंफॉर्मेशन लेकर के बॉन्ड हो जाए। ठीक है, तो ये है क्रोमैटिन। हमने आगे भी समझा कि क्या जब डीएनए को हम हिस्टोन प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं तो वो थोड़ा सा कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होकर के थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। उसी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, ये हमने अभी भी कंप्लीट किया। थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर formed by
कंडेंसेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, यही होता है हमारा क्रोमैटिन कि थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ डीएनए। और डीएनए का कंडेंसेशन कैसे होता है? हिस्टोन प्रोटीन से। डीएनए का कंडेंसेशन कैसे होता है? बाय एडिशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। और ये अपीयर कैसा होता है? ऐसा थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। फिर है प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट क्या होता है? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, है ना, ये टर्म समझा है। प्रोकैरियोट क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म, अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें क्या डबल मेम्ब्रेन होती है। अगर सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इसके अराउंड क्या डबल मेम्ब्रेन होगी, एक मेम्ब्रेन और ये दूसरी मेम्ब्रेन, है ना। न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस इसको कहा जाता है। ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास डबल मेम्ब्रेन्स होती है उसको बोलते हैं ट्रू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हैविंग two membranes, उसको क्या बोला जाता है? ट्रू न्यूक्लियस। उसको ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास डबल मेम्ब्रेन है उसे ट्रू न्यूक्लियस बोला जाता है। और ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास ये दोनों मेम्ब्रेन नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? फॉल्स न्यूक्लियस। इसको बोला जाता है फॉल्स न्यूक्लियस, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है जो इसको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। नो एनी प्रोटेक्टिंग लेयर, कोई भी मेम्ब्रेन यहाँ पर नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है फॉल्स न्यूक्लियस। नो लेयर या नो मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस के अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है तो उसे फॉल्स न्यूक्लियस बोलेंगे, और जब न्यूक्लियस के अराउंड डबल मेम्ब्रेन है तो वो ट्रू न्यूक्लियस। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऐसा लिविंग बॉडी जिसकी बॉडी में ट्रू न्यूक्लियस पाया जा रहा है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं यूकैरियोट, ठीक है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में ट्रू न्यूक्लियस होता है उसे बोलते हैं यूकैरियोट, और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में फॉल्स न्यूक्लियस होता है उसे बोलते हैं प्रोकैरियोट। तो लिखते हैं हैविंग ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है, जिसकी बॉडी में ट्रू न्यूक्लियस यानी कि डबल मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस वो होता है हमारा यूकैरियोट, उसे बोला जाता है यूकैरियोट। यहाँ पे देखो न्यूक्लियस है विद डबल मेम्ब्रेन और यहाँ पे फॉल्स न्यूक्लियस। फॉल्स न्यूक्लियस वाले को बोलते हैं प्रोकैरियोट। केवल यहाँ पे न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन एब्सेंट है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंस समझ आया। अब जहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस है, मतलब ऐसा न्यूक्लियस जिसके अराउंड में डबल मेम्ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे बोला जाता है ट्रू न्यूक्लियस। और ऐसा न्यूक्लियस जहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन उसके अराउंड में नहीं है जो उसको प्रोटेक्ट कर सके तो उसे बोलते हैं फॉल्स न्यूक्लियस। फॉल्स न्यूक्लियस ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा? यूजुअली प्रोकैरियोट, ठीक है। फॉल्स न्यूक्लियस जब भी पाया जाएगा तो किसमें? प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट कौन है? केवल और केवल बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट। बैक्टीरिया ही है जो इस पूरे बायोस्फीयर में प्रोकैरियोट है, बाकी सारे यूकैरियोट्स होते हैं। तो बैक्टीरिया की बॉडी में ही केवल फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फॉल्स न्यूक्लियस की लोकेशन पता चल गई कि फॉल्स न्यूक्लियस कहाँ पे होंगे। ऐसा न्यूक्लियस ये पता चल गया कि फॉल्स न्यूक्लियस किसे कहते हैं? ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती प्रोटेक्शन के लिए, वो होता है फॉल्स न्यूक्लियस। और ये केवल प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोट कौन है? केवल और केवल बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया की बॉडी सपोज अगर ऐसी है तो इसकी बॉडी में ये ऐसे फ्रीली पाए जाएंगे, इसकी बॉडी में ऐसे फ्रीली एक जगह पे पाए जाएंगे, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, बस ऐसे ही। और इसी में इनका डीएनए वगैरह जो भी है, डीएनए वगैरह यहीं पे ऐसे ऐसे दिख रहा है, कोई भी लेयर नहीं है जो इसको प्रोटेक्ट कर सके। तो इस टाइप के न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। ऐसे न्यूक्लियस को हम बोल देते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। ऐसा न्यूक्लियस जिसके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है वो प्रोकैरियोट में पाया जाता है। प्रोकैरियोट कौन है? बैक्टीरिया होती है। और इस टाइप के न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन था न्यूक्लियोइड, तो मैंने बता दिया। न्यूक्लियोइड क्या है? इट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियोइड क्या है? इट इज अ न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन।
न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। और ये कहाँ पे पाया जाएगा? हमारे बैक्टीरियाज में, ठीक है। बाकी हमारे लोग की बॉडी में जो न्यूक्लियस होता है वो यूकेरियोटिक न्यूक्लियस है, जिसके पास 2 लेयर्स हैं प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये था प्रोकैरियोट और यूकेरियोट का डिफरेंस, और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर हुआ एंड, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर एंड ये लेक्चर होता है यहाँ पे एंड। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर्स लाएंगे जिसमें हम बाकी सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। और ये था पूरा डिस्प्ले अबाउट न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस कंप्लीट होता है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।